हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की क्लास के अंदर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 8 में से बचे हुए एक जो है वो टॉपिक को करने वाले हैं। वो है हमारा कौन सा एस्से है हमारा 299 ज्वाइंट ऑडिट नाम है बच्चों उसका। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एकदम मुच मुच नूनू सोनू मोनू वाला जो है वो टॉपिक है। आइए आप लोगों को मैं यहाँ पे कवर करा देता हूँ। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानना चाहेंगे भैया ज्वाइंट ऑडिट होता क्या है। तो ज्वाइंट ऑडिट का मैं अगर आपको सिंपल से मीनिंग बताऊं ना, जब एक या एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, जब एक या एक से ज्यादा ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है ऑडिट करने के लिए, उसे हम लोग बोल देते हैं ज्वाइंट ऑडिट। अब देखिए क्या है, बड़ी कंपनी है रिलायंस। रिलायंस की बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाया था कि भाई साहब 2 ऑडिटर के जो है वो साइन थे, तो वहां पे क्या चल रहा था, ज्वाइंट ऑडिट चल रहा था। अब ज्वाइंट ऑडिट को गवर्न करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड बनाया गया है, एसए 299। और इस एसए के बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स जो है आपको पढ़ाए गए हैं कहां पे, आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ज्वाइंट ऑडिट की बेसिक सी डेफिनेशन जो है वो यहां पे लिखवा देता हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ मल्टीपल फर्म और individuals as auditors to combine the expertise and resources। लीजिए, तो अपॉइंटमेंट किसकी, मल्टीपल फर्म्स की, इंडिविजुअल्स की एज ऑडिटर, ताकि क्या कंबाइन कर पाए एक्सपर्टीज और साथ साथ में क्या, रिसोर्सेज को। अब इसको आगे मैं और ज्यादा समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप एक बेस ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पे मल्टीपल फर्म्स और इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व है एज अ ऑडिटर। सिंपल सी बात है, 2 और मोर, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स या इंडिविजुअल को आपने रख लिया है एज अ ऑडिटर, तो वो बन गया कौन सा केस, ज्वाइंट ऑडिटर का केस। ओके जी, चलिए अब सीधा चलते बच्चों, आपको पढ़ाते हैं इसकी एडवांटेजेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एडवांटेजेस बता दो जी, किसकी एडवांटेजेस बता दो, अपने ज्वाइंट ऑडिट की एडवांटेजेस बता दो। तो सुनो मेरी बात को, मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक केस बना लेते हैं। एक हमारी कंपनी है टेक सूत्रा, बोलिए क्या नाम है जी इसका, टेक सूत्रा। और इसके जो है वो 2 ऑडिटर रखे इन्होंने, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, इसके इन्होंने 2 ऑडिटर रख लिए हैं। वो 2 ऑडिटर कौन कौन से, मैं आपको दोनों के नाम बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। दोनों के नाम है, एक का नाम है क्वर्की ऑडिट फर्म, राइट, और एक का नाम है इनसाइट एलएलपी। लीजिए, तो ये दोनों हमारे ऑडिटर्स हैं। टेक सूत्रा जो है वो बेसिकली ऑडिटी है, ऑडिटी, राइट। और ये हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया ऑडिटर, और ये भी हमारा हो गया ऑडिटर। तो सीधा केस बन रहा है ज्वाइंट ऑडिट का। अब मैं सारे एग्जांपल्स आपको जो है यहीं से समझाते, यहाँ से समझाते जो है वो ले जाऊंगा, सारी एडवांटेजेस आपको इसी एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझा लूंगा। आ जाओ जी, अब सुनिए, क्योंकि भाई टेक सूत्रा एक बड़ी कंपनी है, टेक ओरिएंटेड कंपनी है, तो यहाँ पे क्वर्की ऑडिटर जो है ना, इसके पास जो है भाई साहब वो एक्सपर्टीज है किसकी, आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अब देखिए पुरानी बातें मैं कैसे इन्वॉल्व करूंगा कि भाई साहब जहां पे आपका टेक ओरिएंटेड कंपनी है, उसका सारा का सारा जो है आईटी बेस्ड काम है, इंटरनल कंट्रोल वहां पे तो टेस्ट होगा ही होगा, बिना इंटरनल कंट्रोल के टेस्टिंग के तो काम चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। यहाँ पे भाई साहब जो क्वर्की ऑडिट एलएलपी की, क्वर्की ऑडिट फर्म की जो टेक एक्सपर्टीज है वो यूज हो जाएगी, और बाकी जो इनसाइट एलएलपी है उसके पास जो हो सकता है फाइनेंशियल कंप्लायंसेस को लेके जो एक्सपर्टीज है वो यूज हो जाए। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, एक्सपर्टीज शेयर हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है, अरे भाई साहब आपका अकेलापन दूर हो जाता है। अकेलापन दूर हो जाता है मतलब कि आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स है तो आप आपस में चीजों पे जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। लोअर वर्कलोड अपने आप में क्लियर है, दोनों फर्म का वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाता है। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बेटर निकलेगी जब हर कोई अपने स्पेशलाइज फील्ड में काम करने वाला है। इंप्रूव्ड सर्विस टू क्लाइंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, भैया अल्टीमेटली क्लाइंट को मिलती है बढ़िया सर्विस और क्लाइंट हो जाता है क्या, खुश। ओके, देन अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो वर्क को हम क्या कर सकते हैं, वर्क कैन बी स्प्रेड यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म्स व्हिच आर इन अ बेटर पोजीशन टू डील विद डिटेल्ड वर्क एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। तो देखिए क्या होता है कि एक कंपनी जब अपना ऑडिट कराती है तो हो सकता है कि भाई साहब एक तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर ले और एक लोकल फर्म को हायर कर ले। इससे फायदा क्या होगा कि लोकल फर्म को लोकल लॉ और लोकल रेगुलेशन का ज्यादा पता है, लोकल फर्म ज्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगी, ज्यादा अच्छे से अपनी बात को समझा पाएगी, क्लाइंट की बात को समझ पाएगी, तो वहां पे भी एक फायदा जो है वो मिल जाता है। इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, आपसे याद रख सकते हैं एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म्स के नाम से, एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म। देन लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, क्यों, अरे आप ज्वाइंट ऑडिट में हो, अब
क्योंकि वालों को भाई साहब पहले से टेक का बहुत आइडिया, आईटी का पूरा आइडिया है, तो जो हमारे दूसरे ऑडिटर थे ना, जो हमारे दूसरे ऑडिटर थे इनसाइट वाले, वो शायद इतना अपने स्टाफ को बोलेंगे अरे तुम्हें टेक वेक की चिंता मत करो, क्योंकि है ना उसका स्टाफ देख लेगा। तो आपको अपने स्टाफ को अपने डोमेन में डेवलप करना पड़ता है, मल्टीपल डोमेन में डेवलप नहीं करना पड़ता है, उससे जो है आपको फायदा रहता है, यानी कि इनसाइट वाले को फायदा रहेगा। अब आप में से एक आधा अति दुखी आत्मा डाउट ही पूछ सकता है, सर इससे ना इनसाइट वालों को नुकसान भी तो होगा, देखो वो अपने स्टाफ को डेवलप नहीं कर रहे। अरे वो अपने डोमेन में डेवलप कर रहे हैं ना, वो अपने डोमेन में डेवलप कर रहे हैं, बस बात खत्म। अच्छा जी, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क। व्हाई लोअर कॉस्ट? अगेन सिंपल सी बात है कि भाई साहब दो फर्म्स काम कर रही है, कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी, तो ये हमारी तरफ से क्या हो जाएगा, लोअर कॉस्ट भी आ जाएगी, एफिशिएंट काम रहेगा, कम समय में काम जो है वो आप अचीव कर पाएंगे, राइट। तो ज्यादा एफिशिएंट आपका टेक प्रोसेस रहने, आपका ऑडिट प्रोसेस जो है वो रहने वाला है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट नीचे आ जाएगी, ऐसे याद रखिए। सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन, दो ऑडिटर है तो दोनों भाई साहब कोशिश करेंगे मैं अच्छी क्वालिटी दूंगी, मैं अच्छी क्वालिटी दूंगी, मैं अच्छी क्वालिटी दूंगी, तो बेटा एक सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो बनी रहेगी। अब ये 9 के 9 पॉइंट्स बाबू याद कर लो, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। आ जाओ मेरे साथ। कैसे याद करेंगे, आइए इनमें कुछ जो है स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। अब शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज को आप लोग जो है ना इस पॉइंट के साथ जोड़ दीजिए। किस पॉइंट के साथ? एक्सपर्टीज ऑफ लोकल फर्म। ओके, तो दो पॉइंट्स हमारे एक्सपर्टीज से निकल जाते हैं कि एक तो जनरली जो है एक्सपर्टीज शेयर हो पाएगी, हर कोई अपने फील्ड में ढंग से काम कर पाएगा, और एमएनसीज के केस में लोकल फर्म की एक्सपर्टीज जो है वो मिलेगी, उससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लोकल फर्म्स लोकल लॉ से बड़े आसानी से डील कर सकती हैं। ओके, पहले दो हो गए। उसके बाद म्यूचुअल कंसल्टेशन। बेटा जब पहले दो हो गए तो दो मिलके क्या कर सकते हैं? कंसल्टेशन। ऐसे याद रखें, दो मिलके क्या कर सकते हैं? कंसल्टेशन। क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस सुधरेगी, सर्विस की क्वालिटी जो है वो, सर्विस भी जो है वो इंप्रूव होगी, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस सुधरेगी और सर्विस भी जो है वो ओवरऑल इंप्रूव होगी। तो देखिए कितने पॉइंट्स मैंने आपको याद करा दिए। सबसे पहले एक्सपर्टीज से दो पॉइंट पकड़ लो, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज होगी, लोकल फर्म की एक्सपर्टीज होगी, दो मिल गए तो कंसल्टेशन होगी, कंसल्टेशन होगी तो याद रखिएगा क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस सुधरेगी और सर्विस भी जो है वो सुधरेगी, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस सुधरेगी और सर्विस भी जो है वो सुधरेगी। फिर लो 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 हा, मेरे साथ, लो 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 हा, लो 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 हा। अभी लो 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 हा क्या है? लोअर वर्कलोड, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क एंड हेल्दी कंपटीशन। तो 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे हमने कवर कर लिए और 5 पॉइंट हमने पहले कवर कर लिए थे। 5 पॉइंट क्या थे मेरे साथ? सबसे पहले बच्चों क्या होगा? एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज के साथ लोकल फॉर्म एक्सपर्टीज आ गई, दो मिल गए। अब क्या हो सकती है? कंसल्टेशन। कंसल्टेशन हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हो जाएगी? क्वालिटी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी और सर्विस भी क्या हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी। हाँ जी, क्वालिटी परफॉर्मेंस क्या होगी? सुधर जाएगी और सर्विस भी जो है वो क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। डन, बोलिए हाँ करो, लीजिए। तो ये बच्चों हमारे पॉइंटर्स जो है यहाँ पे कवर हो जाते हैं। उसके बाद लो 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 हा, लो 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 हा मतलब लोअर वर्कलोड, लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर आपकी जो है कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क एंड फाइनली हा से हो गया हेल्दी कंपटीशन। दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज, पहली डिसएडवांटेज क्या? भैया पैसा बढ़ जाएगा, फीस जो है वो शेयर हो जाएगी। दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कब? अरे सोचो, एक भाई साहब बिग 4 वाला ऑडिटर आया हुआ और एक भाई साहब हमारा जो है वो एक छोटी फर्म से ऑडिटर आया हुआ, ऐसे तेल वेल लगा के अपना शरीफ बन के, तो साइकोलॉजिकल इशू हो गया। ये हम तो बड़ी फर्म से हैं, हम तो साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे वाले लोग हैं, राइट। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वेयर फर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएटेड इन जॉइंट ऑडिट। इसी से रिलेटेड बच्चों जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सम ऑडिटर। कई ऑडिटर अपने आप को बिग 4 यू नो टाई वाल लगा, कुछ वक्त लगा, ओ यू नो टाई नो ऑडिट, राइट। तो यहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, पहले 3। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क। कोऑर्डिनेशन वर्क बाय हो सकता है कोई एक आधा अड़ियल घोड़ा मिल जाए और वो आपके साथ कोऑर्डिनेट ना करे। एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड। इसका एग्जांपल क्या है? बेटा सारे भगवानों को मत माना करो, क्योंकि आप सारे भगवानों को मानोगे तो क्या होगा? हर भगवान सोचेगा अरे इसकी मदद तो दूसरे वाला कर देगा, मैं क्या करूं, है ना। तो मान लो आप सारे गॉड्स को मानते हो और एक गॉड सोचा दूसरी गॉड हेल्प करेगा, दूसरा गॉड सोचा तीसरा गॉड हेल्प करेगा और आपकी हेल्प हो ही नहीं पा रही है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ एरियाज ऑडिट में ऐसे हो जो ऑडिटर ए यानी कि हमारा क्वॉकी सोच रहा होगा कि इनसाइट वाला करेगा, इनसाइट वाला सोच रहा होगा क्वॉकी करेगा और भाई साहब वो एरिया ऑफ ऑडिट छूट ही जाएगा। आगे मैं इसके एग्जांपल्स और उठाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। तो एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न हो सकता है क्या हो जाए? नेग्लेक्ट हो जाए। एंड एक बात की तो हमेशा दिक्कत रहेगी, ब्लेम गेम। ब्लेम गेम, व्हाट इज ब्लेम गेम? कुछ गलत हुआ तो किसने किया? समझ रहे हो? अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द वर्क डन। तो ये हो गए बच्चों हमारे पास 6 डिसएडवांटेज। नंबर 1 पैसा शेयर होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी डिफरेंट स्टैंडिंग्स में और बच्चों जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कई फॉर्म्स के अंदर।
ओके देन उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेशन, लड़ाइयां होने के चांसेस, भाई साहब कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, कॉमन कंसर्न के एरियाज नेग्लेक्ट हो सकते हैं और हमेशा लाइबिलिटी को लेकर क्या बनी रहेगी, अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। लीजिए पहला टॉपिक आपका एसे 299 का हो गया कंप्लीट। आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए पहला इन्वॉल्वमेंट, दूसरा स्ट्रेटेजी, तीसरा प्लान, और प्लान के अंदर आते हैं 5 पॉइंट। ओके तो पहले 3 निपटा लेते हैं। पहला क्या था हमारे पास, कम ऑन टेल मी, इन्वॉल्वमेंट। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, स्ट्रेटेजी। तीसरा क्या था हमारे पास, प्लान। क्या इन्वॉल्वमेंट में क्या लिखा है आपको पहले से पता है, ऐसे 300 में पढ़ के आ चुके हो। एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर शैल बी इन्वॉल्व्ड इन द प्लान इन प्लानिंग द ऑडिट। तो याद रखिए बच्चों, एंगेजमेंट पार्टनर, ये आपको 300 में आपने मेरे साथ पढ़ा था कि एंगेजमेंट पार्टनर और की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम हर ज्वाइंट ऑडिटर के जो है वो इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग दी ऑडिट में। बस यहाँ पे बात ही आ गई कि भाई यहाँ पे 2 टीम थी, क्वर्की वाली और इनसाइट वाली, तो दोनों के एंगेजमेंट पार्टनर और दोनों के की टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग के अंदर। अच्छा जी, देन उसके बाद ज्वाइंट ऑडिटर शेल ज्वाइंटली एस्टैब्लिश, याद रखें बच्चों, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करने का किसका काम है, ज्वाइंटली दोनों को मिलकर एस्टैब्लिश करनी है। दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड कमेंसमेंट से पहले ज्वाइंट ऑडिटर शेल डिस्कस एंड डेवलप अ ज्वाइंट ऑडिट प्लान। देखिए पहली बात आपको क्या बोली गई कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर और की टीम मेंबर ऑफ बोथ द ज्वाइंट ऑडिटर शेल बी इन्वॉल्वड इन, हाँ जी, शेल बी इन्वॉल्वड इन प्लानिंग द ऑडिट। फिर उसके बाद दोनों ऑडिटर्स मिलके क्या बनाएंगे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन बताएगी। दोनों ऑडिटर मिलके क्या बनाएंगे, ऑडिट प्लान बनाएंगे। और उस केस में बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा 3rd पॉइंट के अंदर वाले पॉइंटर से। तो याद रखिए बच्चों, जो ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोग जो है वो इन्वॉल्व करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कोई भी नहीं भूलेगा। ओके तो सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई द ऑडिट एरिया डिवीजन एंड कॉमन एरियाज अमंग जॉइंट ऑडिटर्स टू डिफाइन ईच जॉइंट ऑडिटर स्कोप। यानी सबसे पहले आपके ऑडिट प्लान के अंदर क्लियरली स्कोप जो है वो डिवाइडेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या होगा, क्वर्की वाले जो है भाई वो आईटी सिस्टम पे, इंटरनल कंट्रोल पे, और हो सकता है कि एक आधा एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा ले कि भाई P&L हम देख लेंगे, और इनसाइट वाले जो है वो दूसरे एरियाज पे ध्यान दें। यानी कि ऑडिट एरिया का प्रॉपर जो है वो डिवीजन होना चाहिए। राइट एग्जांपल मैंने दे दिया कि भाई क्वर्की वाले एक चीज में एक्सपर्टीज रखते हैं, इनसाइट वाले एक चीज में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो ये लोग आपस में सबसे पहले क्या कर लेंगे, एरिया को प्रॉपर्ली अपने प्लान में डिवाइड कर लेंगे। तो आइडेंटिफाई ऑडिट एरिया डिवीजन एंड कॉमन एरियाज, कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे आपको कॉमन एरिया का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे जो 2 ऑडिटर हैं क्वर्की और इनसाइट, ये क्या कर सकते हैं, ये एक कॉमन एरिया रख सकते हैं कि भाई देखो इंड एएस की कंप्लाइंस, इंड एएस की जो कंप्लाइंस है विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, दिस विल रिमेन अ कॉमन एरिया। यानी कि हम दोनों जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम दोनों मिलकर जो है इसको ऑडिट करने वाले हैं। राइट और मैंने बताया कि ऑडिट एरिया डिवीजन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि आईटी कंप्लाइंसेस भी उठा लेंगे, आईटी सिस्टम क्वर्की वाले उठा लेंगे, हो सकता है P&L बैलेंस शीट भी आपस में बांट ले। तो इस तरीके से जो है ऑडिट एरिया का डिवीजन और कॉमन एरियाज क्लियरली आपके प्लान में जो है वो मेंशन होने चाहिए। लीजिए तो फर्स्ट चीज ज्वाइंट ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या होना चाहिए, याद रखिए ऑडिट एरिया डिवीजन एंड कॉमन एरियाज। दूसरा असर्टेन एंगेजमेंट्स रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव टू प्लान द ऑडिट टाइमिंग एंड रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन। जेनरिक पॉइंट है, जेनरिक पॉइंट क्या कह रहे हैं आपको कि भैया आपको एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए ताकि आप लोग ऑडिट का टाइमिंग प्लान कर पाए, और जो है रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन कर पाए। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे याद आनी चाहिए एसए 260 की प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग वाली बात हो रही है। राइट देन उसके बाद कंसीडर एंड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स अमंग जॉइंट ऑडिटर्स दैट गाइड द एंगेजमेंट ऑफ टीम एफर्ट। ये सारी बातें बच्चों को आप ध्यान से देखें ना, ये आप सारी बातें पहले से ही पढ़ चुके हो बेटा। आप एक बार ऑडिट स्ट्रेटेजी वाला टॉपिक उठा के देखें, क्या वहां पे ETE करके एक पॉइंट रही हो, तो CSROETE POE याद आ रहा है आप लोगों को, ये वही पॉइंट है, ये वही पॉइंट है। अब बस इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्वाइंट ऑडिटर्स आपस में डिस्कस कर लेंगे, कम ऑन ज्वाइंट ऑडिटर्स आपस में डिस्कस कर लेंगे, क्या डिस्कस कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो एंगेजमेंट टीम एफर्ट को गाइड करने वाले हैं। और फिर से देखिए POE उसी के नीचे है, उसी के नीचे है CSROETE POE, प्लीज एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ऑडिट स्ट्रेटेजी जब मैं आपको पढ़ा रहा होता था, मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। सो कंसीडर द रिजल्ट इन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड रेलेवेंस ऑफ नॉलेज गेन ऑन द प्रीवियस सिमिलर एंगेजमेंट बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर्स। लीजिए तो आपको कह रहे हैं कि भाई प्लान करते समय क्या क्या बातें जो अपने दिमाग में रखनी है। ऑडिट एरिया डिवीजन, कॉमन एरियाज, ऑब्जेक्टिव, हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव RO आ गया ना, RO आ गया कि नहीं, राइट। अगर आप उसको देखें तो बच्चों CS हो गया,
कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप, है ना। तो CSROETE PEAOE एंड ascertain the NETM of resources, पूरे के पूरे वही पॉइंटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, मुझे बता दीजिए, है ना। तो ये हो गए बच्चों हमारे वो सारे पॉइंट्स। अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डेवलप अ जॉइंट ऑडिट प्लान, इन डेवलपिंग अ जॉइंट ऑडिट प्लान द ऑडिटर शैल CSROETE PAOE एंड NETM ऑफ रिसोर्सेज। एग्जैक्टली वही पॉइंट बच्चों यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल हो गए हैं। इनकी कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं है ICA ने, एज इट इज आप लोग लिख के आ सकते हैं। अच्छा जी, देन हमारे पास देखिए क्या क्या हो गया, एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स हो गए, ज्वाइंट हमारे पास दूसरा क्या हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई और ऑडिट प्लान हो गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, और फोर्थ पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है, रोमन की बात चल रही है बच्चों, ऐसे 315 की बात चल रही है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज्वाइंट ऑडिट में आपको कुछ बता ही नहीं रहे। फोर्थ पॉइंट में रोलिंग की बात चलेगी, फिफ्थ पॉइंट में रिस्पांस की बात चलेगी, सिक्स पॉइंट बच्चों ऐसे 210 की बात चलेगी, और सेवन पॉइंट बच्चों एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, उसकी बात चलेगी। देखिए फोर्थ पॉइंट आपको बताता हूं, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि भाई हर ज्वाइंट ऑडिटर को क्या करना चाहिए, शुड कंसिडर असेस एंड कम्युनिकेट रोमम टू अदर्स and document whether the risk pertain to overall financial statement or specific audit area। यानी हर ज्वाइंट ऑडिटर को एक तो आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना चाहिए, और एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर देना चाहिए कि किस किस तरह के रोमम जो है वो मिले हैं, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि भाई जो रोमम मिले हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है या किसी स्पेसिफिक ऑडिट एरिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा जी, देन उसके बाद ज्वाइंट ऑडिटर और आपस में क्या डिस्कस डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करेंगे, एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर 330, ये 315, ये 330 है बच्चों, है ना। ज्वाइंट ऑडिटर क्या डिस्कस डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 की, और पॉइंट नंबर 6 क्या है कि भाई ज्वाइंट ऑडिटर क्या क्या ऑब्टेन कर लेंगे, कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। कॉमन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है रिटन रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, SA 580, राइट। तो 210 यहाँ पे कवर हो गया। ज्वाइंट ऑडिटर कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेंगे 210, और साथ साथ में कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों हमारा लास्ट, बस ऐसे ही खत्म होने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको, बस इसके अंदर ये टॉपिक बचे, बस खत्म, फिनिश, गया, टाटा बाय बाय। आओ इधर देखो, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। सॉरी, पहले मैं 7 पॉइंट कवर करा दूं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन पे चलूंगा। पोस्ट वर्क आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन अमंग जॉइंट ऑडिट, द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू TCWG। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गई आपके कॉमन एरियाज की, और वर्क जो है आपस में बांट भी लिया कि कौन सा काम कौन करेगा, तो एक वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनेगा, और वो साइन करके सारे जॉइंट ऑडिटर कम्युनिकेट कर देंगे TCWG को। मैं आपको बता दूं कि बहुत लिमिटेड है जो आपके कोर्स में कवर किया गया है, और अच्छी बात है भाई, पहले हमारा कोर्स बहुत है, और आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि बस जितना पढ़ा है उतना चुपचाप पढ़ के चले जाओ भाई, नहीं तो 299 अपने आप में बहुत बड़ा हिस्से है। आप अगर मेरी CA फाइनल की ऑडिट रिवीजन वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंट तरीके से कवर्ड है। एनीवेज चलिए, तो लास्ट पॉइंट क्या था कि भाई वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाओ, उस पर सारे जॉइंट ऑडिटर साइन करेंगे और TCWG को कम्युनिकेट कर देंगे। आ जाओ जी, देन उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, पहले बताइए यहाँ तक का स्टैंडर्ड क्लियर है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल सिंपल थी। उसके बाद ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, एलोकेशन ऑफ वर्क कुछ भी नहीं है। पहले पॉइंट बच्चों हम लोग बात कर गए, सारा प्लानिंग वाले पॉइंट उठा रखे, तीनों के तीनों बिल्कुल एज इट इज प्लानिंग और स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट है। उसके बाद बच्चों रिस्क असेसमेंट, फोर्थ पॉइंट में रिस्क असेसमेंट, इसमें रिस्पांस, इसमें 210 580, और लास्ट में वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, उस पर सारे साइन करेंगे और TCWG को कम्युनिकेट कर देंगे। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स की। आ जाओ मेरे साथ साथ। अब इस टॉपिक में क्या है, बेसिकली आपको बताया जाएगा कि कहां पे कौन जॉइंट ऑडिट में कौन से काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। तो देखो सिंपल सी बात है, जो वर्क एलोकेट हो गया, फॉर एग्जांपल हमारी क्वर्की वालों ने बोला जी हम P&L देखेंगे, इनसाइड वालों ने देखा हम बैलेंस शीट देखेंगे, तो क्वर्की वाले भाई साहब P&L के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, P&L पे काम करने के लिए, P&L के आइटम पे ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे जो इनसाइड वाले हैं वो बैलेंस शीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए मेरे साथ जरा जुड़िए, देखिएगा एवरीवन। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, ईच जॉइंट ऑडिटर शेल बी रिस्पॉन्सिबल, हर जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपना काम जो उसको एलोकेट किया, वर्क एलोकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। तो फिर बोल देता हूं एक बार कि भाई देखो ऑडिट वर्क जो डिवाइड हो गया उसमें हर जॉइंट ऑडिटर अपने एलोकेटेड वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा जी, देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन से वर्क के लिए
सारे के सारे ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंटली और सिवियरली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ज्वाइंटली और सिवियरली का मतलब हर कोई रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कोई इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपको बच्चों, ये स्टेटमेंट लिख देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड, ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट के बाद लिखेंगे ऑल द जॉइंट ऑडिटर शैल बी जॉइंटली एंड सिवियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन मैटर्स, डिस्कस दोज मैटर्स। तो ये रहे बच्चों मैटर नंबर 1, जो काम डिवाइड नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा था कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन अगर जो है वो डिवाइड नहीं किया है आपस में जॉइंट ऑडिटर ने, तो दोनों रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी की बात अगर मैं कर रहा हूं, हो सकता है और भी बहुत सारे ऐसे काम हो जो आपस में इन्होंने डिवाइड ना करे हो, जैसे कि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो कैसी है, इसके लिए बच्चों दोनों के दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं, क्योंकि ये काम डिवाइड नहीं हुआ था। अच्छा जी, देन उसके बाद कोई भी डिसीजन जो सबने मिलकर लिया हो, मैं फिर से एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू पॉलिसी सही है, ये डिसीजन सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलकर लिया, क्योंकि रेवेन्यू एक ऐसा एरिया जिसका इंपैक्ट सब पे आता है, सारी जगहों पे आता है, और सबने मिलकर डिसीजन लिया कि भाई जो रेवेन्यू पॉलिसी जो है, इनकी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी जो है वो सही है। तो याद रखिए ऐसी चीजों के लिए डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज कंसर्निंग एनीटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। इन सिंपल वर्ड्स, जहां पे सारे ऑडिटर्स ने मिलकर डिसीजन लिया हो, जहां पे सारे ऑडिटर्स ने मिलकर डिसीजन लिया हो, वहां पे सारे ऑडिटर्स जो है वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। नंबर 1, जो एरिया डिवाइड ना हुआ हो। नंबर 2, जहां पे डिसीजन सारे ऑडिटर्स ने मिलकर लिया हो। नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैटर्स व्हिच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर बाय वन ऑफ देम एंड ऑन व्हिच देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। एग्जांपल देखिएगा जरा इसका, ये जो इनसाइट वाले थे, इनसाइट वालों को क्लाइंट की टैक्स कंप्यूटेशन में एक एरर दिखा और वो उन्होंने क्वर्की वालों के साथ शेयर किया। इनसाइट वालों को टैक्स कंप्यूटेशन में एक एरर दिखा और वो उन्होंने क्वर्की वालों के साथ शेयर किया, और क्वर्की वाले भी भाई साहब फिर उस पे जो है वो क्या कर रहे हैं, करेक्शन करवा रहे हैं। तो और करेक्शन जो हुई है उस पे दोनों इनसाइट वाले और क्वर्की वाले अग्री कर रहे हैं, यानी इनसाइट ऑडिटर और क्वर्की ऑडिटर दोनों के दोनों जो है वो अग्री कर रहे हैं जो टैक्स कंप्यूटेशन में करेक्शन कराई गई है। तो अब दोनों रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं उस मैटर के लिए, यानी टैक्स कंप्यूटेशन के लिए। आइए तीनों पॉइंट दोबारा रिवाइज कराता हूं। नंबर 1, जो काम डिवाइड नहीं हुआ। नंबर 2, जहां पे सबने मिलकर डिसीजन लिया हो। नंबर 3, एक के नोटिस में एक मैटर आया, एक के नोटिस में एक मैटर आया। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक को एक मैटर पता चला और वो उसे बाकी जॉइंट ऑडिटर्स के पास ले गया और फिर सब ने उस मैटर पे अपना अपना जो है वो एग्रीमेंट दिया। सबने अब अपना अपना जो है उस पर एग्रीमेंट दिया, यानी सारे उस मैटर में फिर अग्री हुए। टैक्स कंप्यूटेशन का एग्जांपल याद रखिएगा। अच्छा जी, हर किसी का एग्जांपल भी आपको साथ साथ देता चल रहा हूं। देन अगला वाला बिल्कुल क्लियर है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है टेक सूत्रा, वो टेक सूत्रा एज पर कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, इसके लिए सारे ऑडिटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं। Compliance with the statutes. Then presentation and disclosure of the financial statement as required by applicable FRF. तो overall presentation and disclosure in the financial statement as per applicable FRF है या नहीं है, इसके लिए भी सारे ऑडिटर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं overall presentation and disclosure के लिए। Then उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हुई थी, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हुई थी, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन है। ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसए है, एसेज एज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऑडिट रिपोर्ट एज पर अदर प्रोनाउंसमेंट मतलब जो बाकी गाइडेंस नोट वगैरह इशू करें आईसीए ने, उनके हिसाब से है नहीं, ये भी सारे ऑडिटर की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं बच्चों इसको 5 स्टार देना चाहता हूं। आपसे सीधा पूछेंगे वो मैटर्स बताइए जहां पे सारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नंबर 1, जो एरिया डिवाइड नहीं हुआ। नंबर 2, जिसपे सबने मिलकर डिसीजन लिया हो। नंबर 3, जहां पे एक मैटर किसी के नोटिस में आया, वो बाकी सबके नोटिस में लेके आया और सब ने फिर उस पर क्या किया, अग्रीमेंट किया कि ओके हम इस मैटर का ये सॉल्यूशन या ये अप्रोच जो है वो रखना चाहते हैं। नंबर 4, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 5, कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड नंबर 6, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई विद स्टैट्यूट essay and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India। स्टैट्यूट्स पे यहाँ पे बच्चों आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 भी तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में कुछ बातें इंक्लूड करने के लिए कहती है ना। आ जाइए लीजिए, तो ये वो मैटर्स हो गए जहां पे सारे ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ज्वाइंटली एंड सिवियरली। अब अगला पॉइंट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। इस पे अलग से करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू जो है बन सकता है। सुनिए क्या हुआ। तो हमारे जो क्वर्की ऑडिटर थे वो टैक्स सूत्रा का ऑडिट कर रहे थे और वो टैक्स सूत्रा का P&L अकाउंट का ऑडिट कर रहे थे। अब उन्हें क्वर्की को मिल गई भाई साहब एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन
किसका ऑडिट करते समय? P&L का ऑडिट करते समय। हाँ जी, क्वॉकी को मिल गई एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो डायरेक्टली इंपैक्ट करती है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? रेवेन्यू रिकग्निशन प्रैक्टिसेस पे। कम ऑन, किस पे? रेवेन्यू रिकग्निशन प्रैक्टिसेस पे। और क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन प्रैक्टिसेस पे आता है तो बच्चों इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे भी आता है। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ऑडिट कौन कर रहा था? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो है वो ऑडिट कौन कर रहा था? इनसाइट वाले कर रहे थे। तो आप बताइए क्वॉकी को क्या करना चाहिए? क्वॉकी P&L का ऑडिट कर रहे थे, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन मिली, डायरेक्ट इंपैक्ट आता है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रैक्टिस पे, और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रैक्टिसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट आपको पता है एसेट्स और लायबिलिटीज पे भी आएगा, डेटर्स क्रेडिटर्स पे भी आएगा, राइट? तो अब आप मुझे बताइए क्वॉकी को क्या करना चाहिए, यही आपसे एग्जाम में पूछने वाले हैं। देखिए क्वॉकी को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर एक ज्वाइंट ऑडिटर को कोई मैटर मिल जाता है विच इज रेलेवेंट फॉर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वॉकी को एक मैटर मिला जो कि रेलेवेंट है किसके लिए? इनसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रिक्वायरिंग देयर अटेंशन, डिस्क्लोजर, डिस्कशन और जजमेंट एप्लीकेशन, दे शुड कम्युनिकेट दीज इन राइटिंग टू ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर्स बिफोर द ऑडिट कंप्लीशन। क्वॉकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया वो कम्युनिकेट कर दे ये बात राइटिंग में टू ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर बिफोर द ऑडिट कंप्लीशन। अगर क्वॉकी को कोई ऐसा मैटर मिला, अगर एक ज्वाइंट ऑडिटर को कोई ऐसा मैटर मिला जो रेलेवेंट है बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, तो जिन पे सबकी अटेंशन आनी चाहिए, डिस्क्लोजर, डिस्कशन होना चाहिए, जजमेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो वो मैटर अब जिसको भी मिला है वो कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग टू ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। यहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट आपका इंतजार कर रहा है। ओके, बोलिए हाँ के ना, लीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आपको पता ही है अच्छे तरीके से, भाई देखो जो वर्क डिवाइड हो चुका है उस वर्क पे तो वो ही ज्वाइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है जिसको वर्क एलोकेट हुआ है, उसके ऑडिट प्रोसीजर के लिए वो ही ज्वाइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है जिसको वर्क एलोकेट हुआ है। क्वॉकी को P&L मिला है, क्वॉकी भैया P&L के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। देखो, each joint auditor is responsible for determining NET of the audit procedure applied to their allocated work areas. Okay, they are individually responsible for studying and evaluating the internal control system and risk assessment related to their allocated work areas. तो याद रखें बच्चों, बहुत 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 सिंपल बात बता रहा हूं, हर ज्वाइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अपने allocated work areas के लिए। They are individually responsible for studying and evaluating IC and risk assessment related to their allocated work areas. In simple words, आपको जो वर्क एरिया एलोकेट हो गया उसमें भैया रिस्क असेसमेंट भी आपका, उसमें भैया सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी आपका, बात खत्म। ठीक है जी, यानी कि रैप भी आपके और फैप भी आपके। चलिए जी, चलते हैं आखिरी टॉपिक पे, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। अगेन बच्चों देखो, ऐसे में कुल मिला के 5 तो टॉपिक है, अब 5 5 स्टार टॉपिक है बच्चों, राइट? और 5, अब मैं बता रहा हूं वैसे बहुत बड़ा ऐसे, लेकिन आपको बिल्कुल कट शॉर्ट करके पढ़ाया गया है। आइए, सबसे पहली बात याद रखिएगा, ज्वाइंट ऑडिटर्स कैसी रिपोर्ट इशू करेंगे? कॉमन ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करेंगे, यानी ऐसा नहीं कि अलग अलग ऑडिट रिपोर्टें इशू हो रही है भाई, नहीं। अगर डिसएग्रीमेंट है तो आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो, यानी जनरली हमारी एक रिपोर्ट रहेगी, लेकिन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जो है हम लोग सेपरेट रिपोर्ट भी इशू कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द ज्वाइंट ऑडिट ऐसे कि भाई एक ऑडिटर जो है दूसरे ऑडिटर के व्यू से बाउंड नहीं होता है, यानी अगर इनसाइट कुछ और कह रहा है, क्वॉकी कुछ और कह रहा है, तो भाई साहब ना इनसाइट क्वॉकी से दबेगा और ना क्वॉकी इनसाइट से दबेगा, याद रखिएगा। आई होप ये बात क्लियर है। अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। अगर तीन हो जाए ए बी सी, बी और सी भाई सब एक साथ हो गए और ए अकेला रह गया, तो क्या ए दब जाएगा? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं दबेगा बच्चों। ए अपनी खुद की रिपोर्ट अलग से इशू कर देगा, बी और सी मिलाकर अपनी खुद की रिपोर्ट अलग से इशू कर देगा। ये बात याद रखिएगा, ज्वाइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर्स रिगार्डिंग द ओपिनियन or matter to be covered in the audit report and shall express opinion found by the said joint auditor in separate audit report in case of disagreement. याद रखिए, जनरली कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, डिसएग्रीमेंट के केस में आप जो है सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट अपनी अपनी निकाल सकते हैं, बट इन एनी केस अ जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स। 3 ऑडिटर थे, 2 एक साथ चले गए, तो क्या तीसरे को उनकी बात माननी पड़ेगी? आंसर इज नो। डन। अब बच्चों मान लीजिए कि भाई साहब ऐसी स्थिति बन गई, 3 ऑडिटर थे, पी और क्यू एक साथ चले गए, आर अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ऑडिट रिपोर्ट बाय जॉइंट ऑडिटर शैल मेक रेफरेंस टू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। और याद रखिए बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट जो जॉइंट ऑडिटर दे रहे हैं उन्हें बाकी जो ऑडिटर दूसरी रिपोर्ट दे रहे हैं उनको जरूर रेफर करना पड़ेगा। ओके, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी रेफरेंस टू दोज इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर्स, यानी कि सिंपली मैं बात बोलूं कि अब हर ऑडिट रिपोर्ट में दूसरी ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस भी जो है वो आने वाला है, और वो कैसे आएगा? अदर मैटर पैराग्राफ से आएगा। क्यों अदर मैटर पैराग्राफ से आएगा? याद करिए बच्चों,
अदर मैटर पैराग्राफ में क्या इश्यूज आते थे, जो बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है लेकिन यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। यूजर की अंडरस्टैंडिंग किस चीज को लेके, यूजर की अंडरस्टैंडिंग किस चीज को लेके, यूजर की अंडरस्टैंडिंग आपके ऑडिट को, ऑडिट रिपोर्ट को, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। आई होप क्लैरिटी है। कम ऑन बोल दीजिए हाँ के ना। मैं फिर से बच्चों सारी बातें आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जॉइंट ऑडिटर जनरली कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं, सेपरेट इशू भी कर सकते हैं अगर डिसएग्रीमेंट है। एक जॉइंट ऑडिटर कभी भी मेजॉरिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर के व्यू से बाउंड नहीं है, वो अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है। अगर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है तो भाई साहब हर जॉइंट ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में दूसरी रिपोर्ट का रेफरेंस जो है वो देना पड़ेगा। और वो रेफरेंस कैसे देंगे, अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करके देने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए। लीजिए बच्चों, तो यहाँ आके हमारा ज्वाइंट ऑडिट वाला पूरा का पूरा ऐसे कवर जो है वो हो जाता है अंडर 30 मिनट्स। अब इसकी जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन, और उसके बाद बच्चों हम चलेंगे अपने अपने घर। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। चलो।